नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DCS अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम नीट IIT से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम रुदोष्म प्रक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले आप देखेंगे कि रुदोष्म प्रक्रम होता क्या है, इसका अवस्था समीकरण, इस प्रक्रम से संबंधित सूचक आरेख, इस प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य, विशिष्ट ऊष्मा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और इन सभी बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे ठीक पहले हमने समतापी प्रक्रम, समायतनिक और समदाबी प्रक्रमों के बारे में अध्ययन कर लिया है और आज ये हम ऊष्मागतिक प्रक्रम का अंतिम वीडियो यहां पर देख रहे हैं, समझ रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे कि रुदोष्म प्रक्रम होता क्या है, किसे कहा जाता है। तो देखिए, समतापी प्रक्रम के अंदर ताप नियत रहता है, ताप में परिवर्तन शून्य होता है। समदाबी प्रक्रम में दाब नियत रहता है, दाब में परिवर्तन शून्य होता है। और समायतनिक प्रक्रम में आयतन नियत रहता है, आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। और रुदोष्म प्रक्रम में निकाय और प्रवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। यहां पर निकाय की ऊष्मा नियत रहती है, ऊष्मा में परिवर्तन 0 होता है। तो ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें निकाय और प्रवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता हो, रुदोष्म प्रक्रम कहलाता है। देखिए, डेफिनेशन में आपके सामने पुट कर देता हूं, क्या है। ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम, ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें निकाय व प्रवेश के मध्य, निकाय व प्रवेश के मध्य निकाय व प्रवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, ऊष्मा का विनिमय नहीं हो, रुदोष्म प्रक्रम कहलाता है। रुदोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो यहां पर जो निकाय है उसकी ऊष्मा नियत रहेगी। Q का मान क्या रहेगा? नियत बना रहेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ऊष्मा में परिवर्तन क्या होगा? शून्य। ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निकाय तथा ऊष्मा के मध्य, निकाय तथा प्रवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। ऊष्मा नियत रहेगी, ऊष्मा में परिवर्तन शून्य होगा। क्लियर? अब मैं यहां पर बात करता हूं कि रुदोष्म प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी है, रुदोष्म प्रक्रम के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, वो हम देख लेते हैं। देखेंगे रुदोष्म प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्तें, रुदोष्म प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्तें। देखिए, आवश्यक शर्तें यहां पर समझे, 2 शर्त हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली शर्त देखिए कि यहां पर जो आपके पास में निकाय है उसकी दीवार तथा पिस्टन की जो दीवार है वो कुचालक होनी चाहिए ताकि प्रवेश और निकाय के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो। क्लियर? तो पहली कंडीशन क्या है कि निकाय व पिस्टन की दीवारें, पिस्टन की दीवारें ऊष्मीय कुचालक होनी चाहिए। ऊष्मीय कुचालक होनी चाहिए, ऊष्मीय कुचालक होनी चाहिए। अब इससे क्या होगा? ताकि निकाय और प्रवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो सके।
जबकि हमने समतापीय प्रक्रम के लिए आवश्यक कंडीशन देखी थी कि निकाय और प्रवेश के मध्य उष्मा का आदान प्रदान आसानी से हो सके, इसलिए दीवारें सुचालक होनी चाहिए, जबकि यहां पर उसका ठीक अपोजिट है, कुचालक होनी चाहिए, ताकि निकाय व प्रवेश के मध्य उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, उष्मा का विनिमय नहीं हो। क्लियर। दूसरी आवश्यक कंडीशन क्या है कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए आवश्यक शर्त यह है कि संपीड़न या जो प्रसार आप करते हैं वो अत्यंत तेजी से होना चाहिए, अचानक होना चाहिए, ताकि उष्मा परिवर्तन का समय ना मिले। कि संपीड़न तथा प्रसार निकाय का निकाय में भरे पदार्थ का संपीड़न कर सकते हैं या प्रसार कर सकते हैं, तेजी से होना चाहिए, तेजी से होना चाहिए। तेजी से होगा तो क्या होगा, ताकि निकाय और प्रवेश के मध्य उष्मा का आदान प्रदान का समय न मिल सके। बहुत तेजी से होना चाहिए ताकि निकाय व प्रवेश के मध्य उष्मा का आदान प्रदान का समय ना मिले, प्रवेश के मध्य उष्मा आदान प्रदान का समय न मिले, उष्मा आदान प्रदान का समय ना मिले। क्लियर। दोनों शर्तें समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, क्या ये प्रायोगिक रूप से संभव है, क्या एक दैनिक जीवन में पॉसिबल है, व्यवहारिक रूप से पॉसिबल है? तो ऐसा संभव नहीं है। कोई भी प्रक्रम पूर्णतः रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही शर्तें हैं वो 100% लागू नहीं हो सकती। ऐसी कोई दीवार नहीं बना सकते जो कि पूर्णतः उसमें एक कुचालक हो, और बहुत कम समय लगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। किसी भी पदार्थ को संपीड़ित या प्रसारित करने के लिए थोड़ा बहुत तो समय अवश्य ही लगेगा, और उसमें उष्मा का विनिमय अवश्य ही होगा। इसलिए पूर्णतः ये दोनों शर्तें पूर्णतः लागू नहीं हो सकती, इसलिए कोई भी प्रक्रम है वो पूर्णतः रुद्धोष्म प्रक्रम नहीं होगा। ठीक है। हालांकि हम यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी उदाहरण लेंगे या घटनाएं पढ़ेंगे वो पूर्णतः रुद्धोष्म प्रक्रम लेकर ही पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरणों की। तो विद्यार्थी, रुद्धोष्म प्रक्रम में बहुत तेजी से होने वाली घटनाएं, जैसे टायर का फटना। कोई साइकिल का टायर है और उसमें हम एक सीमा से अधिक यदि हम वायु गैस भर दें तो वो फट जाएगा, तो उससे क्या होगा, बहुत तेजी से वो परिवर्तन होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम वाली घटना है। अब जैसे मान लीजिए कि उसमें कुचालक दीवार वाले किसी निकाय में तेजी से संपीड़न या तेजी से उसको प्रसारित करते हैं, तो वो भी किसका उदाहरण है, रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। इसी प्रकार से वायु या हवा के अंदर जब ध्वनि तरंगें संचरित होती है तो वो भी रुद्धोष्म प्रक्रम का ही उदाहरण है। चलिए रुद्धोष्म प्रक्रम के उदाहरण आप देखें। उदाहरण में सबसे पॉपुलर जो एग्जाम्पल है वो हमारे पास में है टायर का फटना। टायर का फटना क्योंकि बहुत तेजी से होने वाली घटना है। साथ में आप देखें वायु में ध्वनि तरंगों का संचरण, वायु में ध्वनि तरंगों का जो संचरण है वो भी रुद्धोष्म प्रक्रम का ही उदाहरण है। तीसरा बिंदु देखिए अब यहां पर
कुचालक दीवार वाले निकाय में गैसों का तेजी से संपीड़न या प्रसार। क्लियर। अब देखिए विद्यार्थियों, ये तो थे कुछ एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहां पर रुदोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण। और देखिए रुदोष्म प्रक्रम के अंदर क्या है, उष्मा नियत रहती है, लेकिन दाब, ताप, आयतन ये बदल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर रुदोष्म प्रक्रम के अंदर अलग अलग स्थितियों में दाब को नियत रखते हुए आयतन और ताप के मध्य संबंध बताएंगे, आयतन को नियत रखते हुए दाब और ताप में संबंध बताएंगे, ताप को नियत रखते हुए दाब और आयतन में संबंध बताएंगे। क्योंकि यहां पर अर्थात रुदोष्म प्रक्रम के अंदर तीनों राशियां बदल सकती है, दाब, ताप और आयतन। क्लियर। दाब, ताप और आयतन तीनों बदल सकती है। उष्मा यहां पर नियत रहती है, उष्मा में परिवर्तन शून्य होता है। क्लियर। चलिए एक बार इन सबको मैं हटाता हूं, फिर यहां पर बात करेंगे रुदोष्म प्रक्रम के अवस्था समीकरण के बारे में। देखिए अब हम यहां पर चर्चा करेंगे रुदोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण। रुदोष्म प्रक्रम के अवस्था समीकरण की व्युत्पत्ति हम यहां पर आपको नहीं बता पा रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है। यदि आप इसको जो डेरिवेशन है रुदोष्म प्रक्रम के अवस्था समीकरण की व्युत्पत्ति है वो यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उष्मागतिकी वाला चैप्टर देखिए, वहां पर आप रुदोष्म प्रक्रम का टॉपिक देखेंगे। पूरी डिटेल से आपको बताया गया है कि रुदोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी इसका एक वीडियो है। यहां पर मैं जो रुदोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण है उसका सीधा सूत्र आपके सामने पुट कर रहा हूं, अन्य फॉर्म भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। अवस्था समीकरण, रुदोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण क्या है, देखिए पी वी की घात गामा बराबर होता है कांस्टेंट। ये क्या होगा, कांस्टेंट। पी वी की घात गामा बराबर कांस्टेंट। यदि मैं दो स्थितियों की बात करूं, दो स्थितियों के अंदर क्या हो जाएगा, P1 V1 की घात गामा बराबर P2 V2 की घात गामा, ये भी कांस्टेंट के इक्वल रहेगा। जहां ये जो गामा आप देख रहे हैं इसको हम रुदोष्म निष्पत्ति कहते हैं। क्या कहा जाता है, रुदोष्म निष्पत्ति Cp/Cv के इक्वल होगा। गामा बराबर क्या होगा, Cp/Cv, रुदोष्म निष्पत्ति इसे कहा जाता है। क्लियर। अब देखें ये हमारे पास में एक अवस्था समीकरण आ गया है, इसे हम दूसरी फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दूसरे रूप में भी इसे बदल सकते हैं। देखिए हम क्या जानते हैं, PV बराबर जानते हैं म्यू आर टी। PV बराबर क्या जानते हैं, म्यू आर टी जानते हैं। देन यहां से हम यदि इस V की वैल्यू क्या पुट कर दूं मैं, म्यू आर टी अपॉन में P, दूसरा रूप आता जाएगा। तो P V की जगह हम रख दें म्यू आर टी की घात अपॉन P की घात गामा, ये कांस्टेंट है। देखिए ध्यान देंगे दूसरा रूप इसका प्राप्त होने वाला है। यहां से P की घात ये 1 है, ये यहां पर इसकी घात है गामा, तो T की घात यहां पर गामा है, तो T की घात गामा, यहां पर P की घात कितनी आ जाएगी, ये तो है 1 और ये इसकी घात गामा ऊपर जाएगी तो माइनस में गामा, ये म्यू आर है, इसको हमने कांस्टेंट में भेज दिया तो ये आ गया कांस्टेंट। ये क्या आ गया है, कांस्टेंट आ गया है। क्लियर। T की घात गामा इंटू P की घात 1 माइनस गामा, ये भी कांस्टेंट के इक्वल होता है। क्लियर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान देना, T1 की घात गामा P1 की घात 1 माइनस गामा बराबर होगा T2 की घात गामा
P2 की घात 1 माइनस गामा। ठीक है, ये हमने दो स्थितियों के लिए पुट कर दिया है। अब देखिए एक अन्य रूप और हम यहां पर प्राप्त कर लेते हैं। अब की बार मैं यहां पर पुट कर रहा हूं V बराबर तो अभी हमने लिखा था P बराबर, तो म्यू आर टी अपॉन में क्या आ जाएगा V। तो P की जगह हम ये लिखेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास में म्यू आर टी अपॉन V इंटू में हमारे पास में V की घात गामा पड़ी है, ये कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, देन यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, म्यू आर को तो हमने कांस्टेंट में भेज दिया टी और V की घात हमारे पास में आ गई है गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारे पास में जो रुदोष्म प्रक्रम है इसके अवस्था समीकरण की तीसरी फॉर्म आ चुकी है और तीनों ही आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। देखो कई बार जो क्वेश्चन है वो सीधा ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि रुदोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण है, तो हर बार कोई जरूरी नहीं है कि P V की घात गामा बराबर कांस्टेंट ही दे, इनमें से भी दे सकते हैं कि T V की घात गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट दे दिया, तो ये भी क्या है रुदोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण है। ठीक उसी प्रकार से इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, T की घात गामा इंटू P की घात 1 माइनस गामा बराबर भी कांस्टेंट आपको दिया जा सकता है। क्लियर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं T की घात गामा बट्टे में P की घात गामा माइनस 1, T की घात गामा बट्टे में P की घात गामा माइनस 1, क्योंकि बट्टे के नीचे जाएगी तो घातांक माइनस में हो जाएगी, तो ये तो हो जाएगा 1 तो माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में। क्लियर, तो ये समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक स्पष्ट हो गया होगा कि रुदोष्म अवस्था समीकरण के अंदर, रुदोष्म प्रक्रम के अंदर अवस्था समीकरण तीन तरीके से लिखे जा सकते हैं, P V की घात गामा बराबर कांस्टेंट। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, T V की घात गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट। और तीसरा जो तरीका है वो क्या है, T की घात गामा बट्टे में V की घात गामा माइनस 1। क्लियर, ये भी कांस्टेंट के इक्वल है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए रुदोष्म प्रक्रम के अंदर क्या होता है, हमने एक चीज क्लियर कर दी है कि रुदोष्म प्रक्रम के अंदर जो ऊष्मा में परिवर्तन है वो शून्य होता है। रुदोष्म प्रक्रम के अंदर ऊष्मा नियत रहती है, ऊष्मा में परिवर्तन 0 होता है। रुदोष्म प्रक्रम, इसमें ऊष्मा में परिवर्तन कितना होगा 0। ऊष्मागतिकी के प्रथम समीकरण से, ऊष्मागतिकी के प्रथम समीकरण से डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो यहां पर क्या हो जाएगा 0 बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और ये जो डेल्टा U है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, ये कार्य के ऋणात्मक मान के इक्वल आ गया है। ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है, डेल्टा Q बराबर 0 होता है, डेल्टा U बराबर माइनस डेल्टा W होता है। अब देखें यहां पर कि जब डेल्टा W पॉजिटिव, डेल्टा W क्या हो पॉजिटिव, तो डेल्टा U क्या होगा नेगेटिव होगा। डेल्टा U क्या होगा नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा W पॉजिटिव होने का मतलब है कि निकाय में प्रसार हो रहा है, और जब निकाय में प्रसार होता है तो आंतरिक ऊर्जा में कमी आ जाती है, अर्थात ताप में कमी आ जाती है। ताप में क्या आ जाएगी कमी, और जब प्रसार होता है तो इस प्रसार को हम रुदोष्म प्रसार कहते हैं। तो रुदोष्म प्रसार से ठंडक उत्पन्न होती है, ताप में कमी आती है। देखो इससे क्या निष्कर्ष निकला वो मैं आपके सामने पुट कर देता हूं। देखिए रुदोष्म प्रसार से ठंडक उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होगी
फिर देखिए डेल्टा डब्ल्यू बराबर है नेगेटिव। यदि डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि संपीड़न हो रहा है, कार्य ऋणात्मक है, निकाय पर कार्य किया जा रहा है, निकाय पर कार्य किया जाएगा। तो हम जब निकाय पर काम करेंगे तो उसमें संपीड़न होगा, और जब निकाय पर कार्य करेंगे कार्य ऋणात्मक होगा, संपीड़न होगा, तो डेल्टा यू है ये पॉजिटिव होगा। डेल्टा यू क्या होगा? पॉजिटिव। तो रुद्धोष्म संपीड़न से गर्मी उत्पन्न होगी, क्योंकि डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब क्या है? ताप में वृद्धि होगी, और जब ताप में वृद्धि होगी तो गर्मी उत्पन्न होगी। तो रुद्धोष्म संपीड़न से, रुद्धोष्म संपीड़न से, रुद्धोष्म संपीड़न से गर्मी उत्पन्न होती है या ताप बढ़ता है, गर्मी उत्पन्न होती है। तो यहां तक तो क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम इसके पश्चात देखेंगे सूचक आरेख। सूचक आरेख यहां पर देखेंगे। सूचक आरेख दाब तथा आयतन के मध्य खींचा गया ग्राफ होता है। देखिए किस प्रकार का प्राप्त होगा। अब यहां पर हम सूचक आरेख की चर्चा करते हैं। देखिए सूचक आरेख दाब तथा आयतन के मध्य खींचा गया ग्राफ होता है। तो देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम के अंदर जो ग्राफ है वो किस प्रकार का प्राप्त होने वाला है। देखिए एक तरफ हम ले लेते हैं दाब और दूसरी तरफ हम ले लेंगे आयतन। यहां पर ध्यान दीजिए ये दाब है और ये क्या है? आयतन। तो जो ग्राफ है वो इस तरीके का हमें प्राप्त होने वाला है, ऐसा ग्राफ हमें मिलने वाला है। क्लियर? देखिए जो समतापीय प्रक्रम हमने देखा था उसमें भी लगभग इसी टाइप का ग्राफ था, लेकिन ये उसकी तुलना में ज्यादा खड़ा ग्राफ है, ये खड़ा ज्यादा है। क्लियर? अभी हम एक फॉर्मूले से भी इसको समझ लेते हैं कि इसमें और समतापीय वक्र में क्या डिफरेंस है। क्लियर? यहां पर अवस्था समीकरण क्या है? अवस्था समीकरण हमारे पास में है वी की घात गामा बराबर कांस्टेंट, ये हमारे पास में है। क्लियर? अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? डीपी वी की घात गामा प्लस पी गामा वी की घात गामा -1 dv बराबर 0। ये हमें मिल चुका है। मुझे dp अपॉन dv चाहिए, तो मैं इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाता हूं। dp वी की घात गामा बराबर माइनस p गामा वी की घात गामा -1 dv। dp अपॉन dv क्या निकल कर आ रहा है? dp अपॉन dv। तो dp अपॉन dv बराबर आ रहा है माइनस में p गामा वी की घात गामा -1 अपॉन वी की घात गामा। यहां से वी की घात गामा से वी की घात गामा कैंसिल हो जाएगी, मतलब गामा -1 तो कैंसिल हो जाएगी, माइनस में p अपॉन में v इंटू में गामा बचेगा। ठीक है? तो हमारे पास में जो ढाल है वो ये आ गया है dp अपॉन dv, ये आ गया है ढाल, इसका ढाल। जैसे मान लीजिए कि ये वाला ढाल है, इसके इस पर से रेखा खींचती, ये वाला एंगल यदि मैं क्या ले लूं? फाई ले लूं, तो ये आ गया tan फाई। तो tan फाई जो रेखा का ढाल होता है जो कि क्या है? गामा p अपॉन में v के बराबर है, जो कि tan फाई के इक्वल है, जिसे हम m भी कहते हैं। रेखा का ढाल है ये, रेखा का ढाल। क्लियर? dp अपॉन dv बराबर क्या है? माइनस में गामा p अपॉन में v। हमने समतापीय प्रक्रम में देखा था कि जो रेखा का ढाल है वो p अपॉन में v विथ नेगेटिव साइन था।
वहां पर हमने उसको टेन थीटा से लिखा था। तो दोनों को यदि हम कंपेयर करें तो देखो क्या है, रुदोष्म वक्र का ढाल और समतापी वक्र का ढाल, दोनों का जो रेशियो है वो किसके इक्वल आएगा? ये तो है माइनस में गामा पी बट्टे में वी, और ये है माइनस में पी बट्टे में वी। तो यहां से आ गया गामा, जो कि सीपी अपॉन सीवी के बराबर होता है। गामा किसके बराबर होता है? सीपी अपॉन सीवी के बराबर होता है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि रुदोष्म वक्र का ढाल तथा समतापी वक्र का जो ढाल है वो रुदोष्म निष्पत्ति के इक्वल होता है, गामा के इक्वल होता है। क्लियर? स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो ये था सूचक आरेख, और इसका जो ढाल है वो माइनस में गामा इंटू पी अपॉन वी के इक्वल होता है। समतापी वक्र से गामा गुणा इसका ज्यादा ढाल होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा की। तो विशिष्ट ऊष्मा किसके इक्वल होती है? देखिए C बराबर हमारे पास में फॉर्मूला होता है 1/μ डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, स्मॉल c बराबर होता है 1/m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यहां पर डेल्टा Q 0, तो विशिष्ट ऊष्मा का मान ही कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। क्लियर? स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब मैं यहां पर बात करता हूं रुदोष्म प्रक्रम के दौरान आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और रुदोष्म प्रक्रम के दौरान जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है उसको हम रुदोष्म प्रत्यास्थता कहते हैं। रुदोष्म प्रत्यास्थता उसको E∅ से पुट करते हैं। देखिए क्या आएगा, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं यहीं से हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसको एक बार मैं यहां से हटा देता हूं। अब हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है रुदोष्म प्रत्यास्थता। रुदोष्म प्रत्यास्थता को हम E∅ से पुट करेंगे। E∅। समतापी प्रत्यास्थता को हमने E∠θ से लिखा था। समतापी प्रत्यास्थता को हमने किससे लिखा था? E∠θ। और जो कि E∠θ है वो P के बराबर था। E∠θ किसके बराबर था? P के बराबर। ये हमने कल पढ़ा था, मतलब लास्ट वीडियो में पढ़ा था। E∠θ बराबर क्या है? P। अब देखो E∅ की वैल्यू और निकाल लेते हैं। यहां पर E∅ क्या होगा? प्रतिबल बट्टे में विकृति। चलिए देख लेते हैं प्रतिबल बट्टे में विकृति किसके इक्वल आएगी। देखें यहां से हमारे पास में P v की घात गामा बराबर क्या है? कांस्टेंट। अवकलन करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए dP अपॉन dV। देखो dP अपॉन dV बराबर ये आ गया, dP अपॉन dV बराबर ये आ गया। तो यहां से dP अपॉन dV, और इस V को मैं यदि इधर गुणा करूंगा तो ये ऊपर गुणा होगा, इसको मैं बट्टे के नीचे ले आया। इस नेगेटिव साइन को मैं यहां ले आया, यहां बट्टे में लिख देता हूं, बराबर। यहां पर क्या रह गया? माइनस में गामा P रह गया। ये हमें मिल चुका है। आप यहां पर ध्यान देंगे, ये वाली जो वैल्यू है ये प्रतिबल बट्टे में विकृति। तो देखो ध्यान देंगे, माइनस यहां नहीं आएगा। गामा P बराबर आ गया है dP अपॉन माइनस dV अपॉन V। ये है प्रतिबल, ये तो क्या है? प्रतिबल। और dV अपॉन V क्या है? विकृति। ठीक है, और इसको ही हम क्या लिख रहे हैं? E∅ से पुट कर रहे हैं। तो E∅ की जो वैल्यू है वो हमारे को मिल चुकी है गामा P के बराबर, गामा P के इक्वल। समतापी प्रक्रम में प्रत्यास्थता थी, उसको हम समतापी प्रत्यास्थता कहते हैं। E∠θ से लिखा था जो कि P के इक्वल थी। और रुदोष्म प्रत्यास्थता को हमने
ई फाई से लिखा है जो कि गामा पी के इक्वल है। किसके इक्वल है? गामा पी के इक्वल। देखिए ई फाई और ई थीटा इन दोनों का जो अनुपात है गामा पी अपॉन पी बराबर आ गया गामा। तो देखिए ध्यान देंगे, रुदोष्म प्रत्यास्थता तथा समतापी प्रत्यास्थता का जो अनुपात है वो गामा के इक्वल होता है। किसके तुल्य होगा? गामा के इक्वल होगा। इन चीजों को क्लियर कर लीजिए, दिमाग में फिट बिठा लीजिए। ई फाई और ई थीटा दोनों का रेशियो किसके इक्वल है? गामा के इक्वल है। ठीक है, जो गामा है वो सी पी अपॉन सी वी के इक्वल है, रुदोष्म निष्पत्ति कहलाती है। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहां पर रुदोष्म प्रक्रम के दौरान किया गया कार्य क्या होगा। अब यहां पर हम चर्चा करते हैं रुदोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। रुदोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, रुदोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य। कार्य की वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए कार्य का हम फॉर्मूला जानते हैं, W इक्वल टू पी डी वी। W इक्वल टू क्या जानते हैं? इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक P dV, ये हमारे पास में सूत्र है। अब देखिए हम रुदोष्म अवस्था समीकरण पी वी की घात गामा बराबर क्या जानते हैं? कांस्टेंट जानते हैं। और उस कांस्टेंट को हम यहां पर कैसे पुट कर देंगे? किससे पुट कर दिया हमने? कैसे? देन यहां पर इस पी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक के बट्टे में v की घात गामा dv। यहां से हम इस के को बाहर ले लेंगे, ये हमारे पास में आ गया v की घात माइनस गामा इंटीग्रेशन V1 से लेकर V2 तक के। देखिए इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो v की घात माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट हमारे पास में है V1 से लेकर V2 तक, V1 से लेकर V2 तक। देन यहां पर जब हम लिमिट पुट कर देंगे के अपॉन माइनस गामा प्लस 1, और लिमिट हमारे पास में है V2 की घात माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 की घात माइनस गामा प्लस 1, ये हमारे पास में आ गया। W इक्वल टू कितना निकल कर आ रहा है? देखिए के को अंदर गुणा कर देते हैं, यहां से मैं इस एक नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेता हूं तो ये 1 माइनस में गामा हो जाएगा। 1 माइनस गामा की जगह नेगेटिव साइन से गुणा करेंगे तो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, गामा माइनस 1 हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं के V1 की घात माइनस गामा प्लस 1 माइनस के V2 की घात माइनस गामा प्लस 1, ये हमारे पास में आ गया। क्लियर? अब इस के स्थान पर भी देखिए हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये कांस्टेंट है तो P1 V1 की घात गामा बराबर P2 V2 की घात गामा बराबर भी है के। तो ध्यान देंगे आप यहां पर W इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1 के। इस के स्थान पर देखिए हम पुट कर देंगे P1 V1 की घात गामा, P1 V1, और V1 की घात है माइनस, ये V की घात तो गामा माइनस गामा प्लस 1, फिर माइनस में के P2 V2 की घात गामा, और V2 की घात है माइनस गामा प्लस 1। देन यहां से W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 अपॉन गामा माइनस 1, और यहां से देखिए V की घात गामा माइनस गामा प्लस 1 करेंगे तो P1 V1 माइनस P2 V2, ये हमें मिल चुका है। W का ये सूत्र हमें प्राप्त हो चुका है। इसे दूसरी फॉर्म में भी पुट कर देते हैं। देखिए हमें क्या मिल चुका है, तो रुदोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य 1 अपॉन गामा माइनस 1
P1 V1 माइनस P2 V2। अब यहां पर आप ध्यान दें, PV बराबर म्यू आर टी, PV बराबर म्यू आर टी, ये हमारे पास में है। तो ये हमारे पास में है, तो देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, P1 V1 बराबर म्यू आर T1, इसी प्रकार से P2 V2 बराबर म्यू आर T2। क्या आ जाएगा हमारे पास में, W इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1, क्या आ गया, म्यू आर यहां से कॉमन आ जाएगा, तो T1 माइनस T2 आ जाएगा। तो देखिए क्या आया है फॉर्मूला, W बराबर म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ये आ गया है रुदोष्म प्रक्रम में किया गया कार्य, W इक्वल टू म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर, दिमाग में रखेंगे, क्योंकि आगे जब हम कार्नो इंजन पढ़ेंगे तो वहां पर इन फॉर्मूलों की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। समतापीय प्रक्रम और रुदोष्म प्रक्रम वहां पर यूज में आएगा, इसलिए इन सभी को आप कंठस्थ ध्यान में रखेंगे, दिमाग में क्लियर करके रखेंगे। इन पर आधारित वैसे सीधे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम समतापीय वक्र तथा रुदोष्म वक्र, इन दोनों की हम तुलना करेंगे। तो देखिए एक बार हम देखेंगे, जब प्रसार होता है तब समतापी और रुदोष्म वक्र किस प्रकार के प्राप्त होंगे, उनमें कार्य, आंतरिक ऊर्जा, ताप, इन सब का चिन्ह किस प्रकार का होगा वो देख लेते हैं। मैं यहां पर सर्वप्रथम लेकर चलूंगा प्रसार वक्रों की तुलना। यहां पर अब हम करेंगे समतापी वक्र और रुदोष्म वक्र, दोनों की तुलना देख लेते हैं। चलिए हमारा जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले रुदोष्म वक्र, रुदोष्म वक्र व समतापी वक्र की तुलना, समतापी वक्र की तुलना, दोनों को हम यहां पर कंपेयर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बिंदु लेकर चल रहे हैं प्रसार, प्रसार करेंगे और प्रसार के दौरान दोनों वक्रों की यहां पर हम तुलना करने वाले हैं। देखिए ये हमारे पास में इस अक्ष पर है P और इस अक्ष पर है V। क्लियर, अब देखिए मैं यहां पर इस वाली स्थिति से लेकर चल रहा हूं, ये हम दो स्थितियां यहां पर लेकर चल रहे हैं। इस स्थिति में जो आयतन है वो है V1 और इस स्थिति में जो आयतन है वो है V2। यहां से देखिए जब समतापी प्रसार होता है और रुदोष्म प्रसार होता है तो ये दो वक्र हमें प्राप्त होते हैं। हमारे पास में प्रारंभ में जो स्थिति है निकाय की वो ये वाली स्थिति है, इस स्थिति में निकाय है और जब उसमें प्रसार होता है तो आयतन में वृद्धि होगी। ऐसे ही वक्र प्राप्त होंगे 1 नंबर और 2 नंबर की भांति, या तो 1 नंबर की भांति होगा या 2 नंबर की। तो जो 1 नंबर वाला जो वक्र है ये समतापी वक्र है। कैसा वक्र है? समतापी, समतापी वक्र है। और 2 नंबर वाला कौन सा है? रुदोष्म वक्र। अब इसका पता कैसे चलेगा कि भाई ये रुदोष्म है ये और ये समतापी वक्र है? अब देखो मैं आपको बताऊं, ढाल, इनके ढाल की यदि हम बात करें तो समतापी वक्र का जो ढाल है ना वो होता है, देखिए माइनस में P बट्टे में V के बराबर, और जो रुदोष्म वक्र का जो ढाल है वो हमारे पास में था, अभी इसी वीडियो में देखा, माइनस में गामा P अपॉन में V, P अपॉन में V। इसका मतलब है कि जो समतापी वक्र में जो ढाल प्राप्त होता है उसे गामा गुणा ढाल है। इसका मतलब ये ज्यादा सीधा रहता है, ज्यादा
सीधा कौन सा रहेगा, रुद्धोष्म वाला रहेगा। तो ये तो कौन सा है, समतापी, ये कौन सा है, रुद्धोष्म। ये क्लियर हो जाना चाहिए। और यदि ये क्लियर हो जाता है, यहां तक आपको समझ में आ जाता है, तो आगे जो बिंदु हैं वो भी आपको एक एक करके समझ में आ जाएंगे। अब देखें, यहां पर प्रसार हो रहा है, प्रसार हो रहा है दोनों में प्रसार हो रहा है, लेकिन कार्य की बात करें, दोनों को मैं यदि कंपेयर करूं तो डेल्टा डब्ल्यू समतापी वक्र के लिए जो कार्य है वो रुद्धोष्म प्रक्रम में किए गए कार्य से अधिक होगा। अब देखो वो कार्य कैसे अधिक होगा, क्योंकि ये तो है समतापी वक्र, तो इसका क्षेत्रफल यहां से लेकर यहां तक तो क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो कार्य भी ज्यादा होगा। समतापी वक्र में काम क्या होगा, ज्यादा। समतापी वक्र में काम, समतापी प्रक्रम में कार्य अधिक होगा, क्योंकि इस वक्र का क्षेत्रफल अधिक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में कार्य कम होगा। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, इसके पश्चात प्रसार हो रहा है यहां पर। प्रसार के बाद में हम देखेंगे यहां पर दाब। तो देखो, दाब, किसी बिंदु पर दाब, इस बिंदु पर मैं दाब की बात करूं इस स्थिति में, तो यहां पर दाब कम है, यहां पर दाब ज्यादा है। तो जो P है समतापी वक्र के लिए जो दाब है वो क्या होगा, ज्यादा, जबकि रुद्धोष्म वक्र के लिए दाब क्या होगा, कम होगा। दाब भी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसके पश्चात हम बात करते हैं ताप की, ताप T। अब देखें, समझें इसको, ताप का क्या फर्क पड़ता है यहां पर दोनों वक्रों में। तो यहां पर आप ध्यान दें, हम क्या कर रहे हैं, यहां पर प्रसार होगा, क्या होगा, प्रसार। और जब प्रसार होता है तो आयतन में वृद्धि होती है, आयतन में क्या होगी, वृद्धि। तो यहां पर समतापी जो वक्र है उसका तापमान भी क्या होगा, रुद्धोष्म वक्र की तुलना में अधिक होगा। फिर मैं बात करता हूं ढाल। तो ढाल देखो, समतापी का क्या होगा, रुद्धोष्म वक्र का ढाल ज्यादा होगा। और सब तो है समतापी वक्र के लिए, समतापी वक्र के अंदर टेम्परेचर, कार्य और दाब, ये देखो इस डायग्राम से स्पष्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि आयतन में वृद्धि हो रही है तो कार्य धनात्मक होगा। और समतापी वक्र के लिए कार्य ज्यादा, रुद्धोष्म के लिए कम। दाब भी समतापी के लिए ज्यादा, रुद्धोष्म के लिए कम। पर ढाल देखो, ढाल देखें, ढाल रुद्धोष्म के लिए क्या होगा, अधिक होगा। रुद्धोष्म वक्र के लिए ढाल क्या होगा, अधिक होगा। और समतापी वक्र के लिए जो ढाल है वो क्या होगा, कम होगा। ये तो चाहे संपीड़न हो चाहे प्रसार हो, दोनों ही जगह लागू होगी ये स्थिति। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक स्पष्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं संपीड़न की। तो संपीड़न में जो वक्र है वो किस तरीके का प्राप्त होने वाला, पहले वक्र देखें। एक तरफ P, दूसरी तरफ V, और यहां पर आप ध्यान दें कि यहां इस स्थिति में है, और इस स्थिति में देखिए दो ग्राफ खींचे जाएंगे, एक तो ये वाला ग्राफ, दूसरा ये वाला ग्राफ। देखो दोनों ग्राफ को समझें, इसको मैं देता हूं 1 नंबर और इसे मैं देता हूं 2 नंबर। 1 नंबर वाला जो है वो समतापी वक्र को बताता है, ये समतापी है, ढाल कम है और इसका ढाल क्या है, अधिक। इसका ढाल क्या है, अधिक। तो जिसका ढाल ज्यादा है वो है रुद्धोष्म वाला। वो कौन सा है, रुद्धोष्म वाला। इसमें संपीड़न में भी ऐसा ही है। और जिसका ढाल कम है वो है समतापी वाला। क्लियर। अब यहां पर आप देखें, कुछ चीजें स्पष्ट कर लें कि कार्य, अब इसमें ये जो राशियां आप देख रहे हैं इसकी ठीक अपोजिट हो जाएगी संपीड़न में और प्रसार में। देखो ध्यान देना यहां पर कि 2 नंबर वाले वक्र का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो डेल्टा डब्ल्यू रुद्धोष्म के लिए अधिक होगा। रुद्धोष्म के लिए यहां पर क्या है, ज्यादा। और समतापी के लिए जो कार्य है वो है कम। फिर मैं बात करता हूं प्रेशर। रुद्धोष्म का प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा, और
समतापी के लिए प्रेशर भी क्या होगा, कम। इसी प्रकार से ताप रुद्धोष्म के लिए क्या होगा, अधिक होगा, और समतापी के लिए ताप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है, हमने जो अवस्था समीकरण पढ़े हैं उन अवस्था समीकरणों से आप समझ सकते हैं कि जो प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ताप भी ज़्यादा होगा। तो इन दोनों ही स्थितियों में समतापी और रुद्धोष्म वक्रों की हमने यहाँ पर तुलना की है, प्रसार में भी और संपीड़न में भी। क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक स्पष्ट हो जाना चाहिए, समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ मुक्त प्रसार, फ्री एक्सपेंशन। यदि किसी पात्र में भरी गैस को यदि खुला छोड़ दिया जाए, एक किसी दूसरे पात्र में किसी निश्चित क्षेत्र में फैलने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाए तो उसको हम कहते हैं मुक्त प्रसार। देखिए तो मुक्त प्रसार में क्या होता है, मुक्त प्रसार है क्या चीज। तो देखिए मुक्त प्रसार एक प्रकार का रुद्धोष्म प्रसार ही है, और इस रुद्धोष्म प्रसार में कार्य नहीं होता। ऐसा मुक्त रुद्धोष्म प्रसार रुद्धोष्म प्रक्रम है जिसमें कार्य नहीं होता। देखो इस चीज को क्लियर करें, मुक्त प्रसार किसे कहते हैं, ऐसा रुद्धोष्म प्रक्रम जिसमें निकाय द्वारा कार्य नहीं किया जाता, निकाय द्वारा किया जाता है, न ही निकाय पर कार्य किया जाता है। ठीक है, तो उस प्रक्रम, उस रुद्धोष्म प्रक्रम को हम मुक्त प्रसार कहते हैं। इसे समझें आप कैसे, चलिए एक बार तो डेफिनेशन में रख देता हूं आपके सामने। ऐसा रुद्धोष्म प्रसार, ऐसा रुद्धोष्म प्रसार जिसमें निकाय द्वारा या निकाय पर कार्य नहीं किया जाता, निकाय पर कार्य नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, मुक्त प्रसार कहलाता है, मुक्त प्रसार कहलाता है। क्लियर। देखो रुद्धोष्म प्रसार के अंदर हम क्या जानते हैं, तो मुक्त प्रसार में क्या होता है वो सारी चीजें क्लियर करनी है अब अपन को। देखिए ध्यान दें, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ये हमारे पास में एक पात्र है, इस तरीके से एक पात्र है, बंद पात्र है। इस पात्र को हमने, ये कुचालक दीवारें हैं, दृढ़ दीवारें हैं, इसको हमने एक दूसरे पात्र से यहां से ऐसे जोड़ दिया है, और इन दोनों के मध्य हम यहां पर हमने एक कॉर्क लगा दिया है, स्टॉप कॉर्क लगा दिया है। ठीक है, ध्यान दें, यहां पर हमने गैस भर रखी है। क्या भर रखी है, कोई गैस भर रखी है, यहां पर कॉर्क लगा हुआ है, और ये है निर्वात। ये क्या है, निर्वात। अचानक से इसको हटा लें, अचानक से हटाने पर कैसे करना है, अचानक हटाने पर, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम तेजी से होते हैं, अचानक ही होंगे, तो इसको अचानक से जब हटाएंगे तो ये जो गैस है वो इसमें प्रसारित होगी, निर्वात वाले भाग में जाएगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मुक्त प्रसार। तो देखो यहां पर एक तो रुद्धोष्म प्रसार है, तो डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू 0। क्यों, क्योंकि ये रुद्धोष्म प्रसार है। तो मुक्त प्रसार के लिए एक कंडीशन तो ये हो गई, मुक्त प्रसार में डेल्टा क्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, देखो इन पर आधारित छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सीधे दिए जाएंगे कि मुक्त प्रसार में होता है तो डेल्टा क्यू 0 होता है, डेल्टा डब्ल्यू भी 0 होता है, क्योंकि मुक्त प्रसार में कोई कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि इसके आयतन, क्योंकि दीवारें दृढ़ है, दीवारें क्या है, दृढ़ है, इसको फैलने के लिए और मौका नहीं मिलता। तो डेल्टा डब्ल्यू 0 है, मुक्त प्रसार में डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, 0। और हम क्या जानते हैं, डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा
W, ये उष्मागति के प्रथम समीकरण से जानते हैं। तो ये 0 है, ये 0 है, तो डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर? तो जितना तापमान पहले था उतना ही बाद में रहेगा, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। तो मुक्त प्रसार में उष्मा का आदान प्रदान तो नहीं होता, उष्मा का विनिमय नहीं होता, कार्य भी नहीं होता, ताप में परिवर्तन भी नहीं होता। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए। समझ में आ गया? अब हम कुछ इन सभी बिंदुओं पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं, एक एक करके उनको सोल्व कर लेते हैं। चलिए, अब यहां पर हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये पहला क्वेश्चन कि 1 मिलीमीटर क्यूब की गैस को एक वायुमंडलीय दाब और 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 627 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक संपीड़ित किया जाता है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में अंतिम दाब क्या होगा, और हमें रुद्धोष्म निष्पत्ति की वैल्यू 1.5 हमें दे रखी है। क्लियर? देखिए, जो प्रारंभिक तापमान है T1 वो हमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, जिसे हम 27 + 273 300 केल्विन पुट कर सकते हैं। T2 बराबर हम 627 डिग्री सेंटीग्रेड पुट कर देंगे, तो 627 + 273 ये हम 900 केल्विन पुट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, हम रुद्धोष्म प्रक्रम पढ़ रहे हैं और ताप तथा आयतन, ताप तथा दाब के मध्य ये रिलेशन होता है, ताप की घात गामा इंटू दाब की घात 1 - गामा बराबर होता है कांस्टेंट। देन यहां से हम क्या पुट कर देंगे, हमें अंतिम दाब पूछा है, तो P2/P1 की घात है 1 - गामा बराबर देखिए क्या आ जाएगा, ये इसको हम ऐसे लिखें। चलिए एक बार मैं दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं इसको हम ऐसे पुट कर सकते हैं कि T की घात गामा बट्टे में P की घात गामा -1 बराबर कांस्टेंट, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। देन यहां पर क्या आ जाएगा, T1/T2 की घात गामा बराबर P1/P2 की घात गामा -1। क्लियर? तो यहां पर एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं इन सब की। हमें चाहिए P2, हमें क्या चाहिए, P2 अंतिम दाब चाहिए। तो देखिए T1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, P2/P1 लिखता हूं मैं एक बार, गामा -1 बराबर T2/T1 की घात गामा। चलिए, P2 हमें चाहिए, P1 का जो मान है वो 1 है, P1 का जो मान है वो कितना है, 1, और गामा का मान है 1.5 बराबर T2 का मान है 900, T1 का मान है 300 और इसकी घात है 1.5 मतलब 3/2, और यहां से 1.5 मतलब 1.5 में से 1 निकालेंगे तो 1/2 रह जाएगी। 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, फिर 3 का इसमें भाग लगेंगे तो 3 आ गया, 3 की घात 3 हो गई 27। तो P2 का मान कितना आ गया, 27 ATM आ जाएगा, 27 ATM हमें प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परमाणु गैस को यकायक रुद्धोष्म परिवर्तन से आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/8 कर दिया जाता है। यदि गामा बराबर 5/3 है तो गैस का दाब क्या होगा। क्लियर? क्वेश्चन समझ लीजिए। अगले क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या क्या दे रखा है। गामा की वैल्यू हमें दे रखी है 5/3। ठीक है, प्रारंभिक आयतन V1 बराबर हम V मान लें तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, V/8 हो जाएगा।
तो गैस का दाब में क्या परिवर्तन हो जाएगा? प्रारंभिक दाब हम P मान लेते हैं, तो P2 क्या हो जाएगा, कितना गुणा हो जाएगा, ये हमें पूछा है। देखिए हम क्या जानते हैं, PV की घात गामा बराबर होता है कांस्टेंट, बराबर क्या होता है, कांस्टेंट। तो P1 V1 की घात गामा बराबर P2 V2 की घात गामा, और यहां से हम P2 बराबर क्या पुट कर दें, P1 इंटू में V1 बट्टे में V2 की घात गामा पुट कर दें। P1 की वैल्यू तो हम P लेकर चल रहे हैं, V1 का मान V, V2 का मान V बट्टे में 8 और गामा का मान 5 बट्टे में 3 है ही। देन कितना आ जाएगा, P 8 की घात आ गई है 5 बट्टा 3 और 1 बट्टा 3, तो 8 की घात 8 का क्यूब करेंगे, घनमूल निकालेंगे तो 2 आ गया, 2 की घात 5 कितनी आ गई है, 32। तो पहले जो दाब था उसका 32 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 32 गुना दाब हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए। इन सबको मिटा देते हैं अब यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है कि किसी बेलन में भरी वायु को पिस्टन द्वारा अचानक संपीड़ित कर दिया जाता है तथा पिस्टन को उसी स्थिति में रखा रहने दिया जाता है, तो समय के साथ दाब घटेगा, दाब बढ़ेगा, दाब अपरिवर्तित रहेगा, दाब घट या बढ़ सकता है, ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास में किसी बेलन में भरी वायु को पिस्टन द्वारा अचानक संपीड़ित करते हैं, तो अचानक संपीड़ित करेंगे, इसका मतलब यहां पर कौन सा प्रक्रम हो रहा है, रुदोष्म प्रक्रम हो रहा है। कौन सा प्रक्रम हो रहा है, रुदोष्म प्रक्रम हो रहा है। तो देखिए एक रिलेशन हम जानते हैं, और रुदोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण T V की घात गामा -1 बराबर कांस्टेंट, बराबर हम क्या जानते हैं, कांस्टेंट। अब यहां पर देखिए अचानक से इसको संपीड़ित करेंगे तो आयतन में कमी, आयतन में क्या आएगी, कमी। आयतन जब कम होगा तो ताप में क्या होगी, वृद्धि। ताप में क्या हो जाएगी, अचानक से संपीड़ित करने पर आयतन में कमी और ताप में वृद्धि हो जाती है। ताप में क्या हो जाती है, वृद्धि। अब आप क्या कर रहे हैं, पिस्टन को उसी स्थिति में ही रख रहे हैं, पिस्टन को भी हिला नहीं रहे हैं। इसका मतलब आपने आयतन फिक्स कर दिया। आयतन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब आप ऐसा रिलेशन देखेंगे, ताप और दाब वाला रिलेशन लेंगे हम। उष्मागतिक प्रक्रम ही लेकर चल रहे हैं, रुदोष्म उष्मागतिक प्रक्रम T की घात गामा इंटू P की घात 1 माइनस गामा बराबर कांस्टेंट होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T की घात गामा बट्टे में P की घात गामा -1 बराबर कांस्टेंट। आप यहां पर ध्यान देंगे कि पहले क्या हुआ, आयतन में कमी जिससे ताप में वृद्धि हो गई। ताप में क्या हो गई है, वृद्धि। अब क्या है, ताप में वृद्धि हो गई। अब ताप में वृद्धि हो गई तो निकाय क्या करेगा, धीरे धीरे उष्मा का उत्सर्जन करेगा। निकाय का जब धीरे धीरे उष्मा का उत्सर्जन करेगा तो ताप में कमी आएगी। ताप में क्या आएगी, देखो अचानक से हुआ, ये अचानक से हुआ तो रुदोष्म प्रक्रम हो गया। लेकिन ये तो हमें नहीं बता रखा ना कि जो दीवारें हैं वो कुचालक है, रुदोष्मी बना रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो धीरे धीरे उष्मा का उत्सर्जन करेगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उष्मा का उत्सर्जन होगा, और उष्मा का उत्सर्जन होगा तो ताप में कमी आएगी। और जब ताप में कमी आती है, ये वाली राशि जब कम होगी तो ये वाली राशि भी कम होगी, क्योंकि इन दोनों का रेशियो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो ताप में कमी आएगी जिससे दाब घट जाएगा, दाब में भी कमी आएगी। ऑप्शन ए यहां पर सही होने वाला है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। देखिए एक और क्वेश्चन आप देखेंगे, यहां पर आपके सामने ही रख रहा हूं मैं। एक और अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है कि 1.4 रुदोष्म निष्पत्ति हमें 1.4 दे रखी है, और ये बता रखा है कि 1 मोल जो गैस है उसको रुदोष्म प्रक्रम द्वारा संपीड़ित करते हैं। किस द्वारा संपीड़ित करेंगे, रुदोष्म प्रक्रम द्वारा संपीड़ित करेंगे। और रुदोष्म प्रक्रम द्वारा जब उसको संपीड़ित करते हैं तो उसका जो तापमान है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है।
तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो जाता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, क्वेश्चन समझ लें कि गामा बराबर 1.4 वाली एक मोल गैस को रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा संपीड़ित करके उसका तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है ये कार्य के ऋणात्मक मान के इक्वल होता है, ये रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है। यहां पर संपीड़न हो रहा है तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। तो नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखिए ये कार्य ऋणात्मक होगा, उसकी जो वैल्यू होती है म्यू आर डेल्टा टी अपॉन गामा -1 होती है। तो देखिए डेल्टा यू है, इसका मान पॉजिटिव ही आएगा। म्यू का मान हमें 1 दे रखा है, 8 का मान 8.314 होता। डेल्टा टी यहाँ पर 8 दे रखा है। गामा का मान हमें 1.4 में से 1 निकाल देंगे तो यहाँ से 8.3 गुणा में 8 बट्टे में 0.4, पॉइंट हटा दीजिए एक एक संख्या पहले से, 4 का भाग इसमें 2 बार में, इसको इससे गुणा करेंगे तो 168 जूल आ जाएगा। ये प्लस में आएगा विद्यार्थियों, प्लस में 168 जूल। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे नोट्स में, आपको मिल जाएंगे, आप उनमें अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक एक करके उन क्वेश्चंस को आप देखिए, सोल्व कीजिए। देखिए आज के इस वीडियो में हमने रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में संपूर्ण जानकारी ली है। इससे पहले भी हमने समदाबीय, समतापीय, समायतनिक प्रक्रम देखे। इसमें हमने रुद्धोष्म प्रक्रम देखा, अच्छे से समझा, कॉन्सेप्ट हमने इसके क्लियर किए। इन पर आधारित जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो हम और भी लेकर आएंगे। एनसीईआरटी पर बेस्ड, प्रीवियस ईयर्स पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम आपके लिए और लेकर आएंगे इस चैप्टर के ख़त्म होते ही। तो आप हमारे साथ में यूं ही बने रहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।